जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। आज हिंदी की प्रथम क्लास है। आज हिंदी जो पढ़ाया जाएगा यूपी पुलिस यूपीएसआई के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ठीक, चलिए सबसे पहले आज जानेंगे हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, चलिए देखिए तो हिंदी भाषा के परिचय व्याकरण। आज जानेंगे क्या हिंदी भाषा का परिचय। जो हिंदी भाषा है, भाषा सबसे पहले भाषा के बारे में जानेंगे, भाषा क्या होती है। तो भाषा एक जैसे भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने विचार को दूसरे व्यक्ति के से कह सकता है तो उसको किस माध्यम से कहेगा, जिस माध्यम से कहेगा उसे क्या बोलेंगे, भाषा बोलेंगे। यानी विचारों का आदान प्रदान करने के माध्यम को क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। ये भाषा भाष धातु से मिलकर बना है। जो भाष है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ये भाष जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक, अब देखिए भाषा का विकास क्रम होता है। भाषा का विकास क्रम, देखिए भाषा का विकास क्रम क्या होता है। सबसे पहले हम सुनते हैं, उसके बाद से बोलते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले सुनते हैं, उसके बाद से बोलते हैं, उसके बाद से पढ़ते हैं, उसके बाद से लिखते हैं। यानी सबसे पहले आएगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये भाषा का क्या है, विकास क्रम है। सबसे पहले सुनना, उसके बाद से बोलना, उसके बाद से पढ़ना, उसके बाद से लिखना। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये भाषा का क्या हुआ, विकास क्रम हुआ। आगे चलिए देखिए, अगला है कि हिंदी भाषा का विकास क्रम। जो हिंदी भाषा है ना, इसका विकास क्रम मतलब विकास कैसे हुआ है। हम तो जानते हैं संस्कृत जो हिंदी भाषा की जननी मानी जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी संस्कृत से ही निकल कर आई है। जानिए संस्कृत जो है दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो है वैदिक भाषा, एक है लौकिक भाषा। ठीक, यानी एक वो वैदिक संस्कृत बोल सकते हैं, एक को लौकिक संस्कृत। जो ये वैदिक संस्कृत है, इसमें केवल वेद और उपनिषद लिखे जाते थे। यह बहुत टफ होता था, यानी बहुत कठिन भाषा है। इसमें क्या लिखे जाते थे, केवल वेद और उपनिषद। यानी वैदिक भाषा में वेद और उपनिषद लिखे जाते हैं। और लौकिक भाषा में उस समय के जो लोग थे ना, उस समय के लोग लौकिक भाषा में बात करते थे। अच्छा देखिए, संस्कृत का जो समय काल था, संस्कृत का समय काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक था। यानी संस्कृत का समय काल पूछता है कि संस्कृत का समय काल कब से कब तक था, तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक था। उसके बाद से आ जाता है पाली भाषा। लौकिक, सबसे पहले संस्कृत के दो भाग, इसमें से क्या लौकिक से निकला है पाली भाषा। पाली का समय काल पूछ देता है, पाली भाषा कब से कब तक थी। तो पाली भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक थी। कहाँ से कहाँ तक, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। उसके बाद से पाली से निकलकर बना है प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। बात समझ में आया। प्राकृतिक भाषा कहाँ से, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राकृतिक से निकला है अपभ्रंश भाषा। क्या, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। ठीक है, अपभ्रंश भाषा कहाँ से, 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक है। अपभ्रंश से निकला है, टूटा है, एक बना है सौरसेनी अपभ्रंश। क्या, सौरसेनी अपभ्रंश। और इसी सौरसेनी अपभ्रंश से हमारा कौन भाषा, हिंदी भाषा निकला है। हिंदी भाषा किससे निकला है, सौरसेनी अपभ्रंश से निकला है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा का लिपि क्या है जी, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कभी कभी पूछ देता है हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद से देखिए तो हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। जो हम लोग का ये हिंदी है ना, किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी को भारतीय परिवार की भाषा भी मानी जाती है। कभी कभी पूछ देता है कि हिंदी को किस परिवार की भाषा मानी जाती है, भारतीय परिवार की भाषा मानी जाती है। अच्छा देखिए, हिंदी को भारतीय संविधान में अनुसूचित 8 में, इसमें अनुसूचित 8 में दिनांक 14 सितंबर 1949 को स्थान दिया गया था। यानी भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को अनुसूचित 8 में स्थान दिया गया था। और भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। भाग 17 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 343 से लेकर 351 तक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए तो आगे देखिए, ये हिंदी है ना, हिंदी पढ़ेंगे ना, हिंदी। ठीक, अच्छा अभी तो बताए हैं भाषा विचारों का आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। अच्छा देखिए, भाषा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार। एक तो होता है मौखिक भाषा, एक होता है लिखित भाषा, एक होता है सांकेतिक भाषा। अब देखिए, जो मौखिक भाषा में है, जो हम बोलचाल करते हैं, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो किस भाषा में करते हैं, मौखिक भाषा में। अच्छा किसी को पत्र लिखकर कोई चीज़ बताते हैं, या कोई चीज़ हम पत्र पढ़ते हैं, किस भाषा में हो जाता है, लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा, इसमें इशारा से काम होता है। किस में जाएगा, सांकेतिक भाषा में। ठीक है, चलिए इधर है इसके बारे में।
भाषा कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, उसके बाद से सांकेतिक भाषा। अब देखिए मौखिक भाषा परिभाषा क्या है? यह सबसे सरल भाषा है। मौखिक भाषा सबसे सरल भाषा होती है, यानी इसमें हम बोलकर और सुनकर, यानी बातचीत करके बात करते हैं ना, यानी मौखिक भाषा में बातचीत करते हैं। जैसे में देख लीजिए तो रेडियो से समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो रेडियो से समाचार सुनते हैं ना, रेडियो से जब समाचार सुनेंगे कौन भाषा में जाएगा? सुन रहे हैं ना, यानी कोई बोल रहा है इधर से हम सुन रहे हैं, किस में जाएगा जी? मौखिक भाषा में जाएगा। चाहे टेलीफोन से, किस मोबाइल से हम बातचीत करते हैं तो किस भाषा में जाएगा? मौखिक भाषा में जाएगा। उसके बाद से आता है कौन? लिखित भाषा। कौन भाषा? लिखित भाषा। यह सरल और कठिन दोनों प्रकार की भाषा है, यानी किसी को हम कोई बात लिख कर बताते हैं, अगर वो समझ जाएगा तो ठीक है, उसके लिए तो सरल है, अगर नहीं समझ पाएगा तो कठिन है ना। इसीलिए लिखित भाषा को सरल एवं कठिन दोनों प्रकार की भाषा मानी जाती है। कभी कभी पूछ देता है कि इसमें कौन सरल और कठिन दोनों प्रकार की भाषा है, तो कौन भाषा है? लिखित भाषा है। जैसे देखिए तो पत्रिकाएं, मान लीजिए कोई पत्र लिख रहा है, पत्रिकाएं हैं, कोई भी पत्रिकाएं छप रही है तो उसमें इसको किस में जाएगा? ये लिखित भाषा में जाएगा। ठीक, समाचार पत्र हो गया, पुस्तकें हो गई, सब किस में जाएंगे? लिखित भाषा में जाएंगे। इसके बाद से आता है अगला कि सांकेतिक भाषा। यह सबसे कठिन भाषा है, यानी यह सब, इसमें संकेत निश्चित नहीं होता है, यानी जो ये सांकेतिक भाषा है सबसे कठिन भाषा है, इसमें संकेत निश्चित नहीं रहता है। मान लीजिए कोई इशारा में कुछ भी बताया, कुछ और समझ ले तो उसका संकेत निश्चित नहीं है ना। ठीक है, जैसे हम देख लीजिए गाड़ी का हॉर्न, इंपायर का इशारा भी होता है। इंपायर मान लीजिए इशारा करता है तो किस भाषा में करता है? सांकेतिक भाषा को कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए तो अब जानते हैं भाषा का स्वरूप क्या क्या होता है। जैसे भाषा का स्वरूप, जैसे भाषा है, बोली है, भाषा है, मातृभाषा है, राजभाषा है और राष्ट्रभाषा है। ठीक, सबसे पहले हम बोली के बारे में जानते हैं। बोली क्या होता है? बोली ना, देखिए क्षेत्र कम होने पर भाषा का स्वरूप बोली से जाना जाता है, यानी क्षेत्र एक एरिया सीमित रहेगा, क्षेत्र एक सीमित रहेगा, उसमें हम भाषा का जिस भाषा में क्षेत्र में बोली, उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे क्या बोल देते हैं? बोली बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग की भोजपुरी है। ठीक, उसके बाद से आता है भाषा का क्षेत्र अधिक होना, यानी ज़्यादा क्षेत्र रहेगा उसे क्या बोलेंगे? क्षेत्र। अधिकतर क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे भाषा के नाम से जाने जाते हैं। क्षेत्र अधिक होने पर भाषा का स्वरूप भाषा से जाना जाता है। अगला देखिए क्या है? मातृभाषा। जो भाषा हम माता के मुँह या समाज या परिवार से सीखते हैं, जो भाषा हम अपने समाज से या माता के मुँह से या जो हमारे एरिया का पड़ोसी है, इनके माध्यम से जो भाषा हम सीखते हैं वो कौन भाषा कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। अगला क्या है? राजभाषा, यानी हम जिस देश में रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उस देश का कोई शासन प्रशासन की जो भाषा होती है वो किस भाषा, उसको बोलते हैं क्या? राजभाषा। जैसे भारत है, भारत में जो भाषा शासन प्रशासन की भाषा है उसे क्या बोलेंगे? राजभाषा बोलेंगे। ठीक, अच्छा, इसके बाद से आता है राष्ट्रभाषा। अगला क्या है? राष्ट्रभाषा। जैसे किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का पूरा नागरिक या अधिकतर नागरिक जिस भाषा में बात करते हैं उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय भाषा। तो यहाँ दिया है ना, किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण या अधिकतर जनता द्वारा प्रयोग में आने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए तो आगे होता है, अब आइए वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वर्ण विचार क्या होता है? वर्णों का शुद्ध लेखन, यानी कोई भी वर्ण है सही से लिख रहे हैं, ठीक, सही से बोल रहे हैं, ठीक, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, मतलब सही से उसका उच्चारण कर रहे हैं, शुद्ध प्रयोग, बात समझ में आया? यानी उसको सही से प्रयोग करें, उसे क्या बोलते हैं? वर्ण विचार बोलते हैं। सबसे पहले आता है इसमें, देखिए भाषा का मौखिक सबसे छोटा अंग क्या है? भाषा का मौखिक मतलब बोल रहे हैं तो ध्वनि निकल रहा है ना, तो भाषा का मौखिक सबसे छोटा अंग क्या होगा? ध्वनि होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी से, यानी कोई भी बात बोल रहे हैं कि जैसे राम घर जाता है, राम हो गया ना, इसको अगर तोड़ेंगे तो र निकलेगा, अ निकलेगा, आ निकलेगा, म निकलेगा। ये क्या है? वर्ण है ना, बात समझ में आया? इसको क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी प्रकार अगला है कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंक कौन क्या है? तो अर्थ के आधार पर कोई भी सेंटेंस बोलेंगे जिसका अर्थ निकलेगा, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से, चाहिए लिखिए, राधा बहुत सुंदर है। जैसे मान लिया राधा बहुत सुंदर है, इसका अर्थ निकल रहा है कि राधा नाम की कोई लड़की हो जो बहुत सुंदर है। अच्छा, इसको तोड़ेंगे तो राधा हो गया, बहुत हो गया, सुंदर हो गया, यानी क्या है? शब्द है ना, ये भी शब्द है ना, ये भी शब्द है ना,
समझ में आया। तो सबसे छोटा क्या है, शब्द है ना, यानी अर्थ के आधार पर पूछेगा तो सबसे छोटा अंक क्या होगा, शब्द होगा, ठीक है। अच्छा, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंक क्या होता है, वाक्य होता है। कोई भाव या भावार्थ के आधार पर पूछेगा तो सबसे छोटा अंक क्या है, वाक्य है, ठीक। चलिए, अगर देखिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी रही। थैंक यू।